रोहित अब सुबह सुबह ऑफिस के बाहर चला जाता है और जब अमायरा का ऑफिस छूटता है तभी वो रोहित को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। रोहित बेबी, तुम सुबह के 4 बजे यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाहिर सी बात है, तुमसे मिलने आया हूँ जान। अरे लेकिन तुमने अपनी नींद बर्बाद क्यों की? अभी थोड़ी ही घंटों में तुम्हारी शिफ्ट भी शुरू हो जाएगी। वो सब छोड़ो अमायरा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कैसी जरूरी बात? अरे अब तो घर में भी हमें ठीक से बात करने के लिए नहीं मिलता। हर वक्त पलक मेरे आसपास मक्खी की तरह मंडराती रहती है और अगर मैं कहीं बाहर जाऊं तो माँ मुझे फौरन कॉल करने लगती है। इसीलिए हम दोनों ना तो ठीक से मिल पा रहे हैं, ना ही एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। इसीलिए मैंने ऐसा सोचा है जिससे सारी मुसीबत की जड़ ही मिट जाए। अरे वाह, लेकिन क्या सोचा है तुमने बेबी? देखो बेबी, वैसे भी तुम अकेले ही रहती हो, तो मेरे ही घर पर रहो ना, वो भी पेइंग गेस्ट बनकर। क्या? हाँ बेबी, इसके चलते हम दोनों एक ही छत के नीचे आराम से रह पाएंगे और थोड़े पल के लिए ही सही, पर एक दूसरे को देख तो पाएंगे और एक दूसरे को चुपके से मिल भी पाएंगे। लेकिन तुम्हारे घर वालों को शक हुआ तो? अरे बाबा, हम दोनों छुप छुप कर मिलेंगे ना, और उनके सामने हम ऐसा नाटक करेंगे जैसे कि हम अनजान हैं और पहली बार मिल रहे हैं। वैसे भी पलक और माँ को नहीं पता होगा कि हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। तो बताओ, कैसा लगा मेरा ये प्लान? तुम्हें तो मैं मान गई बेबी। बहुत ही ढांसू प्लान बनाया है तुमने। थैंक यू सो मच जाने मन। और इस तरह से अमायरा रोहित के घर पर पेइंग गेस्ट बनकर रहने आ जाती है। विनीता को पैसे मिल रहे थे, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे अमायरा को घर पर रहने के लिए जगह भी दे दी। शुक्रिया आंटी, आजकल किराया कितना ज्यादा हो गया है, लेकिन आपके यहाँ पर मुझे अच्छे और किफायती दाम में रहने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह मिल गई। अरे कोई बात नहीं, ये मेरी बहू है पलक और ये मेरा बेटा रोहित। अच्छा, हेलो पलक। हेलो रोहित। हेलो। अमायरा, तुम अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है पलक। फिर बाद में अमायरा पलक के हाथ का खाना खाती है। वाह, क्या कमाल का खाना बनाया है तुमने पलक। तुम्हारे हाथ के स्वाद के आगे तो 5 स्टार रेस्टोरेंट भी फेल हो जाएंगे। एकदम मस्त बना है खाना, सच में मजा ही आ गया। अरे वाह, क्या बात है अमायरा। देखिए माँ जी, अमायरा ने मेरी कितनी तारीफ की। और एक आप हो जो हर रोज मेरे खाने में कोई ना कोई कमियां ही निकालती रहती हो। हाँ तो जो गलत है वो तो बताऊंगी ही ना, तभी जाकर सुधरेगी तू। वैसे अमायरा, आपको किसी और चीज की जरूरत तो नहीं ना? अगर कुछ लगे तो बता देना हमें। अरे नहीं नहीं, फिलहाल के लिए तो सब सही है, और अगर कुछ दिक्कत होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। फिर शाम होने पर जब विनीता और पलक दोनों बाजार गई होती हैं, तभी रोहित ऑफिस से आता है और अमायरा के साथ प्यार भरे पल बिताता है। मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी जानू। तुम्हारी माँ और बेबी दोनों बाहर गए हैं। क्या बात कर रही हो? रुको, अभी माँ को फोन करके बोलता हूँ कि मेरे लिए रबड़ी लेकर आए। रबड़ी लेने के लिए उन्हें 20 से 25 मिनट लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, और तब तक हमें एक साथ बिताने के लिए एक्स्ट्रा समय भी मिल जाएगा। हाँ बेबी, जल्दी बोल दो उन्हें। फिर रोहित विनीता को कॉल करके रबड़ी लाने के लिए कह देता है और फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में अचानक से घर की घंटी बजती है। ओ तेरी, अब कौन आ गया होगा बेबी? पता नहीं जान, माँ और पलक तो मिष्ठान भंडार से रबड़ी ले रही होंगी, इसीलिए वो दोनों तो नहीं हो सकती। 1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ। फिर रोहित जब दरवाजा खोलता है तब वहां पर पलक और विनीता ही होती है, और उन्हें देखकर रोहित और अमायरा हैरान हो जाते हैं। माँ आप और पलक, अरे आप दोनों को तो मैंने रबड़ी लाने के लिए कहा था ना, तो फिर आप दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ बेटा, वो मिष्ठान भंडार बंद था ना आज, इसीलिए हम तेरी रबड़ी दूसरी मिठाई की दुकान से लाए हैं। क्या? लेकिन उसे भी आज ही बंद रहना था क्या? क्या कहा?
मेरा मतलब उसने आज बंद क्यों रखी थी? वैसे तो उसकी दुकान हर रोज खुली ही रहती है ना। क्योंकि उसके घर पर किसी की शादी है, इसीलिए वो लोग गांव चले गए हैं। अरे तो फिर अपनी दुकान पर किसी और को रख लेना चाहिए था ना, फिर चला जाता वो। क्या आदमी है यार। अरे पर तुम्हें इतनी पंचायत क्यों पड़ी है? बंद थी तो बंद थी ना। हाँ हाँ ठीक है, अब जो भी लाई हो दे दो। आजा हमारा बेटा, तू भी खा ले हमारे साथ। अरे नहीं आंटी, मैं ये सब नहीं खाती। मैं डाइटिंग पे हूं ना, इसीलिए। अरे काहे की डाइटिंग? आग लगे तेरी डाइटिंग को। अरे तू तो पहले ही चपाती जैसी पतली है, अब क्या तुझे मिस्टर इंडिया होना है क्या? अरे नहीं आंटी, वैसी बात नहीं है। क्या तुम भी हमारा, एक बार खा लेने से कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा चलो, कल सुबह हम दोनों साथ में वॉक पर जाएंगे। वॉक करके तुम्हारी कैलोरीज भी बर्न हो जाएंगी और फिर उसके बाद ही तुम सो जाना। लेकिन पलक, मैंने कहा ना अमायरा, हम सुबह जाएंगे वॉक पर, पक्का। खा लो ना अमायरा, क्या होता है उसमें? अच्छा ठीक है, आप लोग इतना कह रहे हैं तो खा ही लेती हूँ। फिर अमायरा उन सभी के साथ रबड़ी खाती है। फिर अगली सुबह रोहित भी जल्दी उठता है और वो अमायरा के पास चला जाता है। चलो अमायरा, हम दोनों साथ में वॉक पर जाएंगे आज। लेकिन रोहित, आज मेरे साथ पलक आने वाली है वॉक पर। अरे उस पलक को गोली मारो और तुम चलो मेरे साथ। उससे कह देना कि मैंने तुम्हें उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम सोई रही, इसीलिए मैं रोहित के साथ चली गई। ठीक है बेबी, बस 5 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। अरे यार, तुम्हें थोड़ी ना किसी फैशन शो में जाना है, जैसी हो वैसी ही चलो ना। अरे तुम लड़के लोग मुंह उठाकर कहीं भी जा सकते हो, लेकिन हम लड़कियों को सजना संवरना पड़ता है, और ये बात तुम बिल्कुल नहीं समझोगे। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन थोड़ा जल्दी करो। फिर वो दोनों वॉक करने जाने लगते हैं कि उतने में पलक पीछे से आवाज लगाती है, अमायरा रोहित, तुम दोनों कहाँ चले? लो हो गया से अप्पा। अरे पलक, तुम कब उठी? अरे मैं तो कब की उठ गई हूँ, लेकिन तुम दोनों मुझे छोड़कर अकेले ही क्यों जा रहे हो? ऐसी बात नहीं है पलक, मैंने तुम्हें उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम उठी ही नहीं। इसीलिए रोहित ने कहा कि वो मेरे साथ चलेगा। हाँ, वैसे मुझे उठने में थोड़ी देर तो हो गई, लेकिन वही मैं सोचूं कि मेरा आलसी पति इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गया, क्योंकि इससे पहले तो रोहित कभी नहीं उठा इतनी सुबह। अच्छा, ऐसी बात है क्या? अरे पलक, अब जब तुम उठ ही गई हो तो चलो तीनों साथ मिलकर चलते हैं। अरे नहीं नहीं, हम दोनों लेडीज में तुम्हारा क्या काम है? तुम अब घर पर ही रहो, तब तक हम दोनों घूम कर आते हैं। अरे लेकिन, लेकिन कुछ नहीं, चलो अमायरा। फिर पलक अमायरा को अपने साथ लेकर जाती है और उन्हें देखकर रोहित का मुंह एकदम छोटा हो जाता है। ये मेरी बीवी भी ना मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगी। अमायरा और पलक वॉक करके घर आते आते जूस पीते हैं। मजा आया ना आज? हाँ पलक, बहुत मजा आया। अब हम ऐसे ही रोजाना वॉक करने जाएंगे। क्या? हाँ। ओ नो, ये रोहित की बीवी तो च्युइंग गम की तरह चिपके जा रही है मुझसे। खैर, अब से ही लेकर मैंने इसे नखरे दिखाए या फिर रोहित के साथ ज्यादा बातचीत की तो इसे और उस बुढ़िया को मुझ पर शक हो सकता है। घर में रहने के लिए मुझे इस पलक के साथ अच्छा संबंध बनाना ही होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। फिर एक दिन जब अमायरा छोटे कपड़े पहनकर घर में घूम रही होती है, तभी वाव पलक, तुम पर यह ड्रेस कितना जच रहा है। आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू अमायरा। अरे इसने तो अच्छे ही कपड़े पहने हैं, लेकिन तूने ये चड्डा क्यों पहना है? लाज शर्म कुछ है कि नहीं तुझ में? मेरा बेटा अभी ऑफिस से आता ही होगा और हम संस्कारी लोग हैं, हमारे घर पर ऐसे अभद्र कपड़े नहीं पहनते हैं। अब जा, जल्दी से इसे बदल कर आ जा। उतने में वहां पर रोहित ऑफिस से घर लौटता है और वो ये सब देख लेता है। जाने दो नवा, उसमें क्या होता है। अब जिसे जिन कपड़ों में सुरक्षित और अच्छा महसूस होता है वो वही कपड़े पहनेगा ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मेरा घर है और तू इसकी तरफ से मत बोल।
और अपना मुंह उस तरफ करके अपने कमरे में चला जा, वो भी अभी के अभी। ठीक है माँ। फिर रोहित अपने कमरे में चला जाता है। माफ कीजिए आंटी, मुझे ऐसे कपड़े पहनना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इन्हें पहनना बंद नहीं कर सकती। अरे तो फिर इसे अपने कमरे में ही पहना करना। तू यहाँ किराए के कमरे में रहती है, किराए के घर में नहीं, और तेरी रात की शिफ्ट होती है, तो तू दिन भर अपने कमरे में ही रहा करना। खाना पीना बनेगा तब हम तुझे बुला लेंगे, लेकिन दिन भर पूरे घर में ऐसे मत घुमा कर। ये घर हमारा है, तू इसे तू अपना मत समझ। बड़ी आई चड्डा पहनकर घूमने वाली। ऐसा मत कहिए ना माँ जी, अब अमायरा के आने से मुझे भी कोई तो बातचीत करने वाला मिल गया है, और वो जब दिन भर अपने कमरे में ही रहेगी तो उसे कितनी घुटन महसूस होगी। उसके साथ इतनी नाइंसाफी मत कीजिए ना माँ जी। अगर इस बुढ़िया ने मुझे कमरे में रहने के लिए कह दिया तो फिर मैं रोहित को देख भी नहीं पाऊंगी और उससे छुप छुप कर मिल भी नहीं पाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे इसे रिझाना ही होगा। आंटी, आंटी आप कहती है तो मैं ये छोटे कपड़े अपने कमरे में ही पहनूंगी, बाहर इसे पहनकर बिल्कुल नहीं आऊंगी। लेकिन प्लीज आंटी, मुझे घर में घूमने से मत रोकिए। आप लोगों के साथ बातचीत करके मुझे अपनापन महसूस होता है, और पलक तो मेरी सहेली जैसी ही लगती है। और आंटी, बचपन से मैं अकेली ही रही हूँ, मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा मत कीजिए आंटी। अबे मान जाना बुढ़िया, या दूं तुझे एक बुक्का। नालायक कहीं की, मेरी शॉर्ट्स को चड्डा बोलती है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये सिर्फ अपनी बहू के कहने पर कर रही हूँ, लेकिन अगली बार से ध्यान रहे, जरा ढंग के कपड़े पहना करो। ठीक है आंटी, शुक्रिया। अमायरा और पलक की अब बहुत अच्छे से बनने लगती है। जब पलक खाना बना रही होती है तभी अमायरा उसके पास बैठकर ढेर सारे गप्पे लड़ाती है। ऐसे ही एक दिन जब रोहित हाफ डे लेकर जल्दी घर लौटता है तभी ओफो, आज मुश्किल से हाफ डे मिला है। सोचा था जल्दी घर आऊंगा और अमायरा के साथ बहुत वक्त बिताऊंगा, क्योंकि माँ और पलक शाम 4 से 6 बजे तक सो ही जाते हैं। लेकिन ये अमायरा तो पलक के साथ गप्पे मारती बैठी है। अमायरा और पलक बहुत देर तक बातें करते हैं, जिस कारण रोहित को उसके साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता और वो बहुत चिढ़ जाता है। फिर रात में जब वो दोनों चुपके से छत पर जाते हैं तभी, माफ करना रोहित, लेकिन तुम्हारी बीवी के साथ बात करते करते वक्त कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। सच में पलक बहुत अच्छी है यार, उसके साथ समय गुजारना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे तुम तो उसके साथ ही लगी हुई थी, और मैं यहाँ पर हाफ डे लेकर स्पेशली तुम्हारे लिए आया था, और कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें पता भी है, तुम दोनों 2 से 3 घंटे तक गप्पे मार रही थी। ऐसी क्या बातें कर रही थी दोनों? अरे बाबा, हम दोनों तो यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे, और उसी के कारण हमें वक्त का पता ही नहीं चला। फिर अब देखो, कुछ देर में ही तुम्हारे ऑफिस जाने का समय भी हो जाएगा, और मैं तो यही कहूंगा कि पलक के साथ इतना मत घुलो मिलो। एक हद तक सब कुछ सही होता है, बाकी हर एक कदम सावधानी से रखो। इस घर में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है। हाँ बाबा, मैं सब समझती हूँ, पर तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो। उतने में वहां पर विनीता आ जाती है, और उसे देखकर अमायरा और रोहित के होश ही उड़ जाते हैं। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो भी इतनी रात गए? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उस हादसे की खबरें रातों रात हेडलाइन बन गई। अमित, फिर एक बार ये क्या पढ़ने मिल रहा है हमें? माना कि तुमने एक लड़की के लिए आवाज उठाई और उन क्रू मेंबर्स को मारा, लेकिन तुम्हारे गुस्से को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि तुमने ये सब एक कोस्टार होने के नाते किया है। अरे फिर वही बात, अरे कोई आदमी अगर किसी के लिए ऐसे बुरे शब्द कहे तो मैं सुनकर लूं, और वो तो रेखा थी, जया की अच्छी सहेली है वो। अमित, हम बेवकूफ नहीं हैं, हमें सब अच्छी तरह से समझ आता है।
पिछली बार तुमने कहा था कि मीडिया वाले झूठी खबरें फैला रहे हैं, लेकिन इस बार तुम्हारे गुस्से को सेट पर सभी ने देखा और मैंने तुम्हारे क्रू मेंबर से भी बात की और वो सब कह रहे थे कि सर का गुस्सा ये साफ साफ दर्शा रहा था कि उनके दिल में रेखा मैम के लिए कुछ तो है। अरे कोई कुछ भी कह देगा और तुम उसकी बातों को मान भी लोगी। जया, दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ, अब तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें अपनी पति की बात पर विश्वास करना है या फिर दुनिया वालों की बातों पर। अमित गुस्सा होने का नाटक करके अपने कमरे में चला जाता है। मुझे ये सब करना ही पड़ेगा, वरना इन्हें सफाई देते रहा तो इन्हें शक हो जाएगा। इसीलिए मुझे गुस्से में रहने का ही नाटक करना होगा। फिर एक दिन अचानक से पुष्पावली को रेखा के कमरे में अमित और उसकी तस्वीर मिलती है और उसे देखकर पुष्पावली एकदम हैरान रह जाती है। रेखा, तुम्हारे कमरे में से मुझे यह तस्वीर मिली है। तुम और अमित दुनिया को झूठ बोल सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं। अरे मुझे तो ये लगा था कि मीडिया वाकई में तुम दोनों के नामों को इस्तेमाल करके अपनी टीआरपी बढ़ा रही है, लेकिन जो सब वो कह रहे हैं वो सच है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अम्मा, वो तुझे समझाया था ना मैंने कि फिर से मत दोहरा वो गलती। याद है ना तुझे? आज से 6 साल पहले तूने ऐसे ही उस विनोद मेहरा के साथ शादी की थी, लेकिन जब तू उसकी माँ के सामने गई तब उसकी माँ ने तुझे चप्पल से मारा और तेरी बेइज्जती की, क्योंकि तू एक नाजायज औलाद है। और यहाँ तो अमित एक शादीशुदा आदमी है और वो तो जया यानी तेरी सहेली का पति है। ऊपर से वो 2 बच्चों का भी बाप है। तो मैं और क्या करती अम्मा, ये प्यार होता ही ऐसा है, बस हो जाता है। आप तो समझिए ना मेरी बेबसी को, मैं और किससे आशा रखूं? समझ सकती हूँ, मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी तेरे अप्पा की दूसरी बीवी ही हूँ। लेकिन बेटा, इतना सब होने के बाद भी मैंने तुझे चेतावनी दी थी ना, तो तू क्यों नहीं रुकी? क्यों बह गई अपनी भावनाओं में? पता नहीं अम्मा, पर मैं थोड़ी ना जया का घर तोड़ रही हूँ। मैंने अमित को ना उसके परिवार से अलग होने के लिए कहा और ना ही उसके बच्चों से। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि अगर वो दिन के 23 घंटे अपने परिवार को दे रहा है तो बचा हुआ 1 घंटा मुझे दे दे, क्योंकि मेरे लिए अमित के साथ बिताया हुआ 1 घंटा भी काफी है। अपने आप को संभाल बेटा, ऐसा प्यार इंसान को बर्बाद करके रख देता है। नहीं अम्मा, अमित के प्यार ने मुझे बर्बाद होने से बचाया है, क्योंकि अमित के मेरे जिंदगी में आने से ही मैंने अपने आप को जाना, अपने आप में सुधार लाया। और माँ, अमित जैसा भी हो, वो मुझे तहे दिल से प्यार करता है और वही मेरे लिए बहुत है। अपनी दीवानी बेटी रेखा को देखकर पुष्पावली बहुत चिंतित हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद जब करवा चौथ का त्योहार आता है, तभी हेलो अमित, आज मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी में हर तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन तुम्हारे आने पर हर तरफ मानो रौनक ही छा गई है। अरे वाह, तो फिर तुम्हारा व्रत खोलने के लिए मैं जरूर आऊंगा। लेकिन रेखा, तुमसे ये व्रत हो पाएगा ना? नहीं मतलब, तुम्हारी सेहत से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अरे फिक्र मत करो अमित, कुछ नहीं होगा मुझे। तुम्हारे लिए एक दिन तो क्या, 7 जन्मों तक प्यासी रहने के लिए तैयार हूँ मैं। अरे बस बस, 7 जन्मों की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बाबा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय, लव यू। लव यू टू रेखा, बाय। रेखा ने पूरी शिद्दत के साथ दिन भर व्रत रखा होता है। फिर शाम होते ही वो अमित के लिए सच सवर कर बैठ जाती है। चांद भी निकल आता है, लेकिन अमित की अब तो कोई खबर ही नहीं होती। कहाँ रह गए तुम अमित? मुझसे अब और इंतजार मत करवाओ। यह इंतजार का दर्द हर दर्द से बढ़कर होता है।
अगर अमित आज नहीं आया तो? नहीं नहीं, वो आएगा, वो जरूर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ अमित जया का व्रत तोड़ने में व्यस्त होता है। वहां पूरा परिवार एक साथ होता है और यहाँ रेखा अंधेरे में बैठी होती है। रात के 11:30 बज गए थे, लेकिन अमित अब तक नहीं आया था। क्यों अमित, क्यों हमेशा मेरी किस्मत में आंसू ही लिखे हैं? क्यों कभी मेरी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो पाती? खुशियां तो आती है, लेकिन उसके बाद खुशियां दर्द देकर बराबर का हिसाब कर लेती है। इतना कहकर रेखा रो पड़ती है कि तभी अचानक से वहां पर अमित आता है। रेखा, तुम रो क्यों रही हो? दूर रहो मुझसे अमित। तुमने मुझे कहा था कि तुम जल्दी आओगे और हम अच्छा साथ में वक्त बिताएंगे। आज तुम्हारे लिए मैंने अपने हाथों से पकवान बनाए थे और सुबह से तुम्हारे आने की राह देख रही हूँ। मुझे माफ कर दो रेखा, वो मैं जया और परिवार के साथ उलझा हुआ था, लेकिन अभी मैं आ गया हूं ना। देखो, चांद भी निकल आया है। चले जाओ अमित यहाँ से। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? इस प्यार में पल पल मुझे दर्द का घूंट पीना पड़ रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, आखिरकार तुम जया के पति ही ठहरे। मैं तो बस एक दूसरी औरत हूं ना, मुझसे थोड़ी तुम्हारा कोई रिश्ता नाता है। तो तुम्हें और क्या चाहिए रेखा? छोड़ो अमित और चले जाओ यहाँ से। चलो। मेरा हाथ छोड़ो अमित। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? अमित रेखा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कहीं लेकर जाता है और कुछ ही देर बाद उसने गाड़ी रुकाई तो रेखा ने देखा कि वो एक काफी सुनसान जगह है और वहां पर एक सुंदर सा मंदिर है। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो अमित? आज भगवान को साक्षी मानकर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ रेखा। क्या? हाँ, क्योंकि अब बहुत हो गया। तुम्हें इस दर्द में देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। आज से तुम और मैं हमेशा हमेशा के लिए शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। तुम होश में तो हो ना अमित? हाँ रेखा, मैं अपने पूरे होश में हूँ और तभी ये सब कह रहा हूँ। फिर उस रात अमित और रेखा दोनों चुपके से शादी कर लेते हैं और अमित रेखा को पानी पिलाकर उसका व्रत तोड़ देता है। रेखा बहुत ज्यादा खुश थी और उसने ये सारी बातें अपनी माँ को भी बता दी और अमित को अपनी माँ से मिलवाया। नमस्ते अम्मा। ये सब क्या है रेखा? तुम दोनों ने शादी कर ली? और अमित, तुम ये कैसे भूल रहे हो कि तुम एक शादीशुदा आदमी हो? एक बीवी है तुम्हारी, 2 बच्चे भी है। तुम्हारे माता पिता क्या कहेंगे? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मा, क्योंकि मैं और रेखा एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। मैंने जया के साथ शादी की, लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल सा गया और अब मैं रेखा के बिना नहीं रह सकता। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे? आखिर में हर एक शादीशुदा आदमी अपनी बीवी और परिवार को ही चुनता है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा अम्मा, अब बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मैं रेखा को दुनिया की सारी खुशियां दूंगा और मैं जानता हूं कि अप्पा ने आपके साथ गलत किया है। उन्होंने आपको, रेखा और राधा को ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन आपके साथ वैसा हुआ है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं भी रेखा के साथ वही करूंगा। और माँ, इतनी सारी खबरें आई, कितने सारे झगड़े भी हुए, लेकिन अमित हमेशा डटकर सबका सामना करता रहा और बाद में मेरे पास ही लौट कर आया। अम्मा, प्यार और जंग में सब जायज है। हमारे रिश्ते से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, ना जया को, ना अमित के बाकी परिवार वालों को। यकीन कीजिए मेरा अम्मा। हाँ अम्मा, और हम दोनों को अपना आशीर्वाद दीजिए। पुष्पावली ने बहुत सोचा और उन दोनों की बातों को सुनकर उसने आखिरकार अमित को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर ही लिया। वो बेचारी भी क्या करती, बेटी की खुशी में ही उसकी खुशी जो थी। फिर 1978 में मुकद्दर का सिकंदर की स्क्रीनिंग के दौरान पूरा बच्चन परिवार आया होता है। तभी रेखा प्रोजेक्शन रूम में उनके पीछे ही बैठी होती है।
अमित के बच्चे कितने प्यारे हैं, बिल्कुल उस पर गए हैं। काश मैं यहाँ पीछे बैठने की जगह आगे उनके साथ बैठी होती, और काश हम दोनों का रिश्ता इस दुनिया के सामने छुपाना नहीं पड़ता, तो सब कुछ कितना खूबसूरत होता। तभी रेखा की नजर जया पर जाती है और वो देखती है कि अमित और उसके प्यार भरे सीन देखकर जया रो रही है। जया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो ये बात अपने तक ही रखती है। फिर एक दिन जया को अपनी सहेली का कॉल आता है। क्या? हाँ जया, मैं झूठ क्यों कहूंगी, मैंने अपनी आंखों से अमित को रेखा के घर के बाहर से निकलते हुए देखा है। अब तू मान या ना मान, लेकिन रेखा और अमित दोनों का अफेयर चल रहा है, इसलिए कह रही हूँ, अपने घर को टूटने से बचा ले जया। ठीक है, देखती हूँ मैं। अपनी सहेली की ये बातें सुनकर जया के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। फिर वो ये सारी बातें बाऊजी और तेजी को बताती है, और तभी अमित की माँ उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। क्या हुआ माँ? क्या हुआ है? बाहर जाकर मुंह काला करके आया है और हमें पूछ रहा है कि क्या हुआ है। जया की सहेली ने तुझे अपनी आंखों से देखा है, उस रेखा के घर से बाहर निकलते हुए। क्या? अब फिर से ये मत कहो कि ये सब झूठ है। बार बार वही सुनने और देखने मिल रहा है। अरे हर बार कोई अपना सारा काम धाम छोड़कर तुम्हारे बारे में झूठी खबरें क्यों फैलाएगा अमित? तुमने ये बहुत गलत किया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी अमित। नहीं जया, हमेशा की तरह ये भी झूठ है। अरे आप लोग तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हो। मैंने कहा ना कि मेरे और रेखा के बीच में कुछ भी नहीं है। तुम्हारी सहेली तो बस आग में घी डालने का काम कर रही है, क्योंकि वो तुमसे जलती है, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ अच्छा जो चल रहा है। चुप हो जा अमित, अब बस बहुत हो गया। अब से तो उस रेखा के साथ कोई फिल्म नहीं करेगा। तेजी बिल्कुल सही कह रही है। क्या? अरे आप लोगों को हो क्या गया है? ये सब क्या कर रहे हो आप लोग? जो भी कर रहे हैं तेरी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। तू तो बस बेवकूफों की तरह गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन तुझे सही रास्ते पर लाना हमारा काम है। और कल के कल ही तुझे सारे प्रोड्यूसर्स को ये बताना होगा कि तू रेखा के साथ अब कोई फिल्म नहीं करेगा, और मुझे अब इसके आगे और कुछ भी नहीं सुनना है। ये बात यही खत्म होती है। इतना कहकर तेजी और बाऊजी अपने कमरे में चले जाते हैं, और अब अमित को ना चाहते हुए भी सभी प्रोड्यूसर्स को ये बताना ही पड़ता है कि वो अब रेखा के साथ काम नहीं करेगा। और उस दिन के बाद से वो रेखा को भी नजरअंदाज करने लगता है, और जया उस पर 24 घंटे नजर रखने लगती है। ये अमित को क्या हो गया है? ना तो ये मेरा फोन उठा रहा है, ना ही उसका दोस्त। 6 दिन हो गए हैं, उसका चेहरा तक नहीं देखा मैंने। बेटी, मैं तेरे लिए एक खबर लाई हूँ। कैसी खबर अम्मा? अमित ने सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स को ये साफ साफ कह दिया है कि आज के बाद वो तेरे साथ कोई फिल्म नहीं करेगा। क्या? ये खबर सुनकर रेखा के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और वो रोने लगती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कांता उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और कार्तिक फिर से चिंता में पड़ जाता है। फिर जब वो उसे मनाने के लिए उसके कमरे में जाता है तब तक वो सो चुकी होती है। पापा, माँ की ये क्या जिद है अभी? मैंने ट्रेन की टिकट के बारे में इसीलिए बोला क्योंकि मुन्ना, तुझे मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरे मन के भाव को अच्छी तरह समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन वो तेरी माँ है। पत्नी आने के बाद एक लड़का अपनी माँ और पत्नी में बट ही जाता है। उसे थोड़ा समय दे दे बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है पापा, लेकिन अभी मैं आप दोनों के लिए फ्लाइट्स की टिकट ही बुक कर देता हूँ। नहीं बेटा,
तू हमारी ट्रेन की ही टिकट्स बुक कर दे। पर पापा, देख मुन्ना, तेरी माँ अभी उदास हुई है और वो अभी फ्लाइट में जाएगी ही नहीं, इसीलिए तू ट्रेन की ही टिकट बुक कर। ठीक है पापा। फिर कार्तिक उन दोनों के लिए ट्रेन की टिकट्स बुक करता है, जिसके बाद कांता और मनोहर दोनों ट्रेन से ही चले जाते हैं। बनारस से आने के बाद कांता देखती है कि उसकी समधन सुजाता घर आई हुई है। ये लीजिए माँ जी, ये साड़ी मैंने आपके लिए लाई है और ये मिठाई भी। आपको बहुत पसंद है ना? अरे वाह जमाई सा, ये तो बहुत ही सुंदर साड़ी है, लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं थी माँ जी, आप मेरी माँ हो और एक बेटा अपनी माँ के लिए ये सब नहीं करेगा तो कौन करेगा? हाँ जमाई सा, ये बात भी सही है। कार्तिक अपनी सास की खूब अच्छी देखरेख करता है और ये देखकर निधि कांता से कहती है, देखा ना माँ, जो प्यार और खातिरदारी अपनी माँ के लिए करनी चाहिए वो सब भैया अपनी सास के लिए कर रहे हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि भैया इतने बदल जाएंगे। अरे समधन जी, आ गई आप? अच्छा हुआ आ गई, मुझे लगा कि मैं निकल जाऊंगी और आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाएगी आज। जी कोई बात नहीं, और बताइए कैसा रहा आपका सफर? बहुत बढ़िया रहा। इस तरह कांता और सुजाता बातचीत करते हैं और फिर शाम में, तो अब मैं चलती हूँ दीपिका बेटा, बस मेरे लिए एक टैक्सी बुक करा दे। क्या माँ जी, मेरे होते हुए आप कैब में क्यों जाओगी? अरे जमाई सा, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी टैक्सी से। नहीं माँ जी, आपको मैं ही छोड़ूंगा, वो भी मेरी कार से। अब आप मुझे छोड़ोगे तो घर पर आते आते आपको रात के 2 बज जाएंगे। मेरा घर कितनी दूर है। आप आराम कीजिए जमाई सा, मैं सच में चली जाऊंगी अकेले और इसमें मुझे कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है। अरे नहीं माँ जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ, फिर चाहे रात के 2 बजे या 3 बजे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आपका सामान दीजिए। फिर कार्तिक सुजाता को छोड़ने चला जाता है और यह सब देखकर कांता और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर एक रात जब दीपिका बालकनी में बैठकर फोन चला रही होती है, तभी उसकी नजर नीचे गेट पर जाती है। अरे ये निधि इतनी रात को कहाँ जा रही है? निधि, रुको वहीं पर। अरे यार, ये भाभी बिना सच में मेरी दुश्मन ही है, कहीं भी टपक पड़ती है। दीपिका की आवाज से सब उठ जाते हैं। अरे क्या हुआ बहू, इतनी रात गए तुम हल्ला क्यों मचा रही हो? और ये क्या निधि, सोने का समय हो चुका है, तो फिर तू इतनी सच संवर कर क्यों बैठी है? क्योंकि इन मोहतरमा को रात में अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना था माँ जी। क्यों निधि, सही कहा ना मैंने? क्या? अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, भाभी झूठ बोल रही है। चुप रहो निधि, मैंने तुम्हें गेट खोलकर बाहर जाते हुए देखा है और मुझे अच्छी तरह से पता है कि हम लोग तुम्हें इजाजत नहीं देते, इसलिए तुम चुप चुप कर रात में बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। हाँ निधि, तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही बोल रही है, वरना इतना सच सवर कर तुम कहाँ जा रही थी? लेकिन मैं गेट के बाहर जा ही नहीं रही थी, और मैं तो बस इसीलिए तैयार हुई हूँ क्योंकि मुझे इस नई ड्रेस में अपनी फोटोज खींचनी थी। बस करो निधि, और कितना झूठ बोलोगी तुम? अरे अभी तो तुम बाहर से अंदर आई हो और तुम कह रही हो कि तुम गेट के बाहर नहीं जा रही थी। देखो बेटा, हम तुम्हारी ही भलाई के लिए रात में बाहर जाने से रोकते हैं, क्योंकि रात में बाहर बहुत खतरा होता है, लेकिन ये हमारी चिंता को कहाँ समझ पाएगी? अरे तुम्हें दिन में जितना घूमना है घूमो ना, लेकिन रात में आखिर ऐसा क्या होता है? बस भाभी, अरे मैं कहीं भी नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी आपने तमाशा खड़ा कर दिया। आप ना एक नंबर की कलेशी हो। निधि, अपनी भाभी से बात करने का यह क्या तरीका है? निधि गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। मैंने अगर इसे नहीं रोका होता तो ये लड़की कब की चली जाती। चिंता करने पर भी गालियां ही मिलती है मुझे।
भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। जाने दो बहू, उसकी बातों पर ध्यान मत दो और अब जाकर सो जाओ। जी पापा जी। ये सब करके भाभी उस दिन के झगड़े का बदला ले रही है और कुछ नहीं, लेकिन मैं भी कम नहीं हूं। तो अब देखना कि मैं क्या करती हूँ। फिर एक दिन जब दीपिका और कार्तिक की शादी को 6 महीने पूरे होते हैं, उस खुशी में वो दोनों एक सुंदर से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। हैप्पी 6 मंथ एनिवर्सरी दीपिका। सेम टू यू कार्तिक। हम ऐसे ही छोटी छोटी खुशियां हमेशा मनाते रहेंगे। हाँ दीपिका, और मुझे माफ करना कार्तिक, कभी कभी मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाती हूँ। अरे कोई बात नहीं यार, इंसान है हम, हर वक्त बस खुश थोड़ी ना रह सकते हैं। और कहते हैं ना, हम सबसे ज्यादा गुस्सा भी उन्हीं पर करते हैं जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। एकदम सही कहा तुमने। तभी अचानक से कार्तिक को निधि का फोन कॉल आता है। हेलो भैया, भैया जल्दी से मेरे कॉलेज के पीछे वाले रास्ते पर आ जाओ, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, कहीं वो लोग मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। कहाँ हो आप भैया, जल्दी से आ जाओ। निधि, तुम घबराओ मत निधि, मैं अभी पहुंच रहा हूँ वहां पर, ठीक है ना? हाँ भैया, जल्दी आ जाओ। मेरे पीछे तो कोई भी नहीं लगा है, लेकिन मैं भैया और भाभी की 6 मंथ एनिवर्सरी को खराब करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये नाटक किया। भाभी, इसी तरह मैं आपसे चुन चुन कर अब बदला लूंगी। आप जानती नहीं हो मुझे कि मैं किस खेत की मूली हूँ। फिर कार्तिक दीपिका को रेस्टोरेंट में अकेला छोड़कर निधि के पास चला जाता है। भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। लेकिन तुम ठीक तो हो ना निधि? और कहाँ है वो दरिंदे? चले गए भैया, मैं काफी देर तक यहाँ इस पेड़ के पीछे ही छुपी रही, तो वो लोग चले गए। आपके आने पर मेरी सांस में सांस आई है। शुक्रिया भैया। अरे पागल है क्या? तू मेरी छोटी बहन है और तेरी रक्षा करना मेरा फर्ज है। चल, अब घर चलते हैं। हाँ भैया। फिर घर पहुंचने के बाद कार्तिक गुंडों के बारे में सबको बता देता है। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत है मेरी बच्ची। और निधि, ये लो, ये पेपर स्प्रे है, ये अपनी बैग में ही रखा कर। जब भी तुझे लगे कि तुझे कोई परेशान कर रहा है तो सीधे उसके मुंह पर यह स्प्रे छिड़क देना। ठीक है भैया। और अब से रोजाना मैं तुझे छोड़ने और लेने आया करूंगा, क्योंकि आज उन गुंडों ने तुझे देखा है और कल को वो फिर से वापस आ गए तो। हाँ, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं निधि। लेकिन कार्तिक के पहुंचते ही गुंडे अचानक से गायब कैसे हो गए? मुझे तो शक हो रहा है कि सच में वहां पर गुंडे आए भी थे या नहीं, या इसने ये सब इसीलिए नाटक किया है ताकि कार्तिक और मेरी 6 मंथ एनिवर्सरी खराब हो जाए। भाभी, आप ये क्या बकवास कर रही हो? अरे मैं भला ऐसा क्यों करूंगी उस रात का बदला लेने के लिए? बहू, कुछ भी मत बोल मेरी बेटी को, वरना एक लाफा लगाऊंगी तुझे। अरे मेरी बेटी तेरी तरह बुरी बिल्कुल नहीं है, वो लोगों को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। बस बहुत हो गई बहस, अब इस विषय पर यही खत्म करो। बहू, तुम भी अपने काम निपटाओ और किसी के मुंह मत लगो। और तुम दोनों भी, मुझे इस घर में शांति चाहिए। घर को बस मच्छी मार्केट बनाकर रख दिया है तुम सब ने। वे सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन अचानक से कांता की तबीयत खराब हो जाती है और तभी दीपिका उसका बहुत ध्यान रखती है। माँ जी, ये आपके लिए खिचड़ी बनाई है मैंने, चलिए उठिए, फिर आपको दवाई भी खानी है। ठीक है बहू। यह सब देखकर निधि को बहुत जलन होती है और फिर बाद में, अरे माँ, आप अपनी बहू के अच्छेपन को सच मत समझना, वो ये सब ढोंग कर रही है। आपने देखा ना उस दिन जब भैया मुझे बचाने आए थे, तब कैसे गुस्सा हो गई थी और कुछ भी कहने लगी थी। पहले तो वो आपको भैया से दूर कर रही थी और अब मुझे भैया से दूर करने की कोशिश कर रही है। हाँ निधि,
मैं सब समझ रही हूँ। तुझे मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे एक एक बात अच्छी तरह से याद है। हाँ माँ, भाभी जैसी औरत मैंने आज तक तो देखी ही नहीं है। कितनी दोगली है वो। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक रोज सब कार्तिक के प्रमोशन की खबर सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी खुशी के मारे कांता अपने हाथों से कार्तिक के पसंद के लड्डू बनाती है। अरे बहू, ये बेसन के लड्डू मैंने मुन्ना के लिए बनाए हैं। अभी तो मैं मंदिर जा रही हूँ। अगर वो मेरे आने से पहले आ गया तो तू उसे ये दे देना। उसके पसंदीदा लड्डू है ये। ठीक है माँ जी, मैं उसे दे दूंगी। फिर कांता मंदिर चली जाती है और फिर जब दीपिका अपने कामों में व्यस्त हो जाती है तभी चालाकी से निधि उन लड्डू को घर के बाहर फेंक देती है। अब आएगा मजा। फिर जब कांता मंदिर से लौटती है तभी घर के बाहर पड़े लड्डुओं को देखकर वो काफी हैरान रह जाती है। बहू, जो लड्डू मैंने तुझे दिए थे वो बाहर किसने फेंके? क्या वो लड्डू बाहर फेंके हुए हैं? लेकिन ये कैसे हो सकता है माँ जी? बाप रे बाप भाभी, अरे कितनी छोटी हो आप और कितना नाटक करती हो। सच में माँ पापा भैया, वो बेसन के लड्डू बाहर भाभी ने ही फेंके हैं। मैंने और मेरी सहेली ध्रुवी ने खुद अपनी आंखों से देखा है। चाहिए तो आप ध्रुवी को फोन कीजिए और पूछिए उससे। क्या? अरे मुझे लगा कि होगा कुछ खराब पदार्थ, इसीलिए भाभी ने उसे बाहर फेंक दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो लड्डू माँ ने खास भैया के लिए बनाए थे। अरे और कितना गिरेगी तू बहू, और कितनी फूट डालेगी माँ और बेटे के बीच में? क्यों किया तूने ऐसा? माँ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने वो लड्डू बाहर नहीं फेंके हैं, कसम से। और मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? क्या मिलेगा मुझे ये सब करके? निधि, तुम झूठ बोल रही हो। अगर कोई फूट डालना चाहती है ना तो वो ये निधि है, मैं नहीं माँ जी। बस बहू, अरे हर बार मैं तुम्हारा पक्ष लेता हूँ क्योंकि गलती निधि की होती है, लेकिन इस बार निधि झूठ नहीं बोल रही। अरे भला ये ऐसा क्यों करेगी? क्या मिलेगा इसे झूठ बोलकर? हाँ दीपिका, अरे मैं मानता हूँ कि निधि थोड़ी नादान है, बदतमीज भी है, लेकिन वो ये सब कभी नहीं करेगी। अरे इस बेचारी को तो ये पता भी नहीं था कि मैंने तुझे लड्डू दिए हैं। शायद तभी ये घर पर भी नहीं थी। भाभी, आपका पर्दाफाश हो चुका है। मान लीजिए अपनी गलती और मान लीजिए इस बात को कि आप भैया को उनके परिवार से अलग करना चाहती हो, उनका बंटवारा करना चाहती हो। आज तुमने मेरे मन से अपनी इज्जत खो दी है बहू। आज मुझे पता चला कि जो जैसा दिखता है वो असल में वैसा होता ही नहीं। और दीपिका, मैं हमेशा तुम्हारे कारण माँ और निधि का दिल दुखाता रहा, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। ठीक है, अगर आप सबको मैं गलत लगती हूँ तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। अब मेरा यहाँ पर कोई नहीं है और आज से मैं आप लोगों को फिर कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। खुश रहिए आप सब। इतना कहकर दीपिका अपना सामान बांधती है और वो घर छोड़कर चली जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।